एआई थीम को आप दो तरीके से प्ले कर सकते हो। एक तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके जो उसकी फर्स्ट ऑर्डर बेनिफिशियरीज हैं, और दूसरी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके जो उसकी सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज है। फर्स्ट ऑर्डर बेनिफिशियरीज में आते हैं आपके जीपीयूज बनाने वाली कंपनीज लाइक एनवीडिया, एएमडी, आपका क्लाउड और हाइपर स्केलर्स लाइक गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर एआई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज लाइक पालंटियर। और सेकेंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज में आती हैं कंपनीज जो नेटवर्क या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स प्रोवाइड करती हैं लाइक कोहेरेंट, लुमेंटम। तो आप देखोगे कि लुमेंटम होल्डिंग्स एंड कोहेरेंट, ये दोनों कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती थी, ये लास्ट ईयर में 2x, और लुमेंटम होल्डिंग्स तो 5x तक हुई है। तो आप देखोगे कितना बड़ा स्कोप है अभी भी एआई में इन्वेस्ट करने का। तो ऐसा ही एक प्रॉक्सी प्लेयर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाता है इंडिया में, और उसका नाम है HFCL। HFCL ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाता है, बट अभी तक उसका जो मेजर कस्टमर्स थे ना, वो टेलीकॉम कंपनीज थी, क्योंकि टेलीकॉम में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगता है। जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, कॉलिंग करते हो, ये सब भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पे ही चलती है। बट इन टेलीकॉम वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और डेटा सेंटर्स वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में डिफरेंस है। टेलीकॉम वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में एक केबल में 300-400 फाइबर में काम हो जाता है, बट डेटा सेंटर्स में एक एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में 3, 4, 5, 6 अराउंड 3456 फाइबर्स लगती हैं। और भी हाई डेंसिटी वाली केबल्स लाइक इसका डबल लाइक 6912 की ऑप्टिकल फाइबर्स वाली केबल्स लगती हैं डेटा सेंटर्स में। तो अभी तक HFCL उस पर काम कर रहा था, उसे डेवलप कर रहा था, और फाइनली जाके वो स्टेज पे पहुंचा है जहाँ पे वो डेटा सेंटर्स वाली केबल्स भी बना सकता है। देन HFCL जो है डिफेंस में भी अपना रिसर्च R&D कर रही थी, उसमें स्पेशली फ्यूज़ में। अब फ्यूज़ होते हैं वो जो एम्यूनेशन को एक्सप्लोड करते हैं, मतलब बॉम्ब को डेटोनेट जो करते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। तो इसमें भी कंपनी जो है वो काफ़ी R&D कर रही थी, और फाइनली उसे जाके कुछ सक्सेस मिली है डिफेंस सेक्टर में भी। देन ये ईपीसी का काम करती थी। ईपीसी का काम करती थी टेलीकॉम सर्विसेज की। जो भी कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम वाली कंपनीज हैं, वो HFCL को ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी। ये सारे टावर्स में जो यूबीआर्स वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल करना। यूबीआर्स होते हैं अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियोज़। तो जो भी टेलीकॉम या टावर्स में जो भी इक्विपमेंट लगता था उसे सेटअप करना, तो इन सब के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी। तो HFCL के मोटा मोटी क्या था, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती है, टेलीकॉम में ईपीसी का काम करती है, डिफेंस में फ्यूजेस बनाती है, डिफेंस के कुछ प्रोजेक्ट्स लेती है। तो ये मोटा मोटा HFCL के ये इन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। बिफोर वी गो इट, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst, and second, HFCL is not in my personal portfolio. पहले HFCL एक प्रोजेक्ट प्लेयर था, मतलब ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था, और ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स टावर्स में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, उसमें यूबीआर्स इंस्टॉल करना, और जो भी नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स हैं वो इंस्टॉल करना। बट अब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है, वो प्रोजेक्ट प्लेयर से एक प्रोडक्ट प्लेयर बन गया है। तो अभी तक जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है EFC का प्रोडक्ट से, वो आता है अराउंड 60%, और प्रोजेक्ट से आता है 40%। अब इस प्रोडक्ट में भी उसके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, टेलीकॉम है, और डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें 60% में ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है 80%, और बाकी जो 20% है वो टेलीकॉम और डिफेंस से आता है। तो आप देखो कि ओवरऑल जो रेवेन्यू है HFCL का, उसका 80%, मतलब अगर 60% को और 80% को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अराउंड 48% आता है। तो 48% जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल बनती कैसे है, उसे चाहिए फाइबर्स, और फाइबर्स को आपको फिर पैक करना होगा एक केबल में। तो कंपनी जो है फाइबर भी बनाती है और केबल भी बनाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे उसने लिखा है फर्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर, तो ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं ऑप्टिक फाइबर के। देन उसे फिर आप आर्मर्ड एंड अनआर्मर्ड केबल में करते हो कन्वर्ट, केबलिंग करते हो उसकी। देन नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना, टावर्स में हर टावर
एक दूसरे टावर से थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट होता है। अब वो ऑप्टिक फाइबर केबल जो होती है वो 300 स्ट्रैंड वाली होती है, वो उससे कनेक्ट होता है। और ये मेन तो उसका जो इंटरनेट जाता है या फिर जो भी कॉलिंग फैसिलिटी होती है वो इसी प्राइमरली ओएफसी पे ही काम करती है। बट एक सेकेंडरी बैकअप के लिए उन्हें यूबीआर लगाना होता है, अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियोज भी लगाने होते हैं, ताकि ये दोनों टावर एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। और भी ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे टावर जो है ऑप्टिक फाइबर केबल नहीं पहुँच पा रही है। तो माउंटेन्स पे हो गया या फिर विलेजेस में हो गया जहाँ पे आपको महंगा पड़ रहा है ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाना, तो आप क्या करते हो कि यूबीआर इंस्टॉल कर देते हो, तो यूबीआर से भी दो टावर कनेक्ट हो सकते हैं। तो यूबीआर का मेजर फंक्शन तो ये है कि एक बैकअप प्रोवाइड करना, और सेकेंडली कभी जब आप ऑप्टिक फाइबर केबल नहीं बिछा पा रहे हो तो एक टावर को दूसरे टावर से कैसे कनेक्ट करोगे, यूबीआर से कनेक्ट करोगे। देन डिफेंस में जो है ना, ये फ्यूजेस बनाते हैं। अभी तो इनके पास टेक्नोलॉजी है सिर्फ फ्यूज़ बनाने की, उस पर डेवलप भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। बाकी ये और भी काम कर रहे हैं, लाइक थर्मल सिग्नलिंग पे भी काम कर रहे हैं। मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड के लिए भी इन्होंने आंध्रा में एक 1000 एकड़ की फैसिलिटी जो है उस पर काम कर रहे हैं, उस पर केपिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे ये सब ये डेवलप करेंगे। बट अभी तक इनके पास जो भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ फ्यूजेस से आएगा। इधर ये यहाँ पे यूबीआर्स, मॉडम, राउटर्स, ये सब जो बनाते हैं वो इधर से आएगा, और इधर ऑप्टिकल फाइबर केबल तो बनाते ही हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस के लिए डिफरेंट हो सकती है। डेटा सेंटर्स के लिए अलग हो सकती है, नेटवर्क के लिए अलग हो सकती है। देन ये पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस वो होते हैं जैसे कि आपके घर के पास एक ऑप्टिक फाइबर केबल का एक लाइन आ गई, वो एक नोड होता है, उस नोड से आप 25 और कनेक्शन दे सकते हो। तो वो जो 25 कनेक्शन दे सकते हो, तो पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो लाइट के थ्रू काम कर देता है। तो वो नोड जो है वो आपको 25 कनेक्शन दे देगा, तो वो जो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो सब पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस में आता है। अभी हम डिटेल में समझते हैं कि इंटरनेट हमें एक्चुअली मिलता कैसे है, कॉलिंग हम लोग करते कैसे हैं। हम लोगों को हमेशा ये कंसेप्शन मिसकंसेप्शन रहता है कि कॉलिंग है थ्रू हम लोग सैटेलाइट के थ्रू करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में जो भी इंटरनेट वगैरह चल भी रहा है ना, जो भी, वो सब ऑप्टिक फाइबर केबल से चल रहा है। आप देखो कि ये होता कैसे है। देखो आप यूज़र हो, आप क्या करते हो, जो भी टेलीकॉम कंपनी होती है वो आपके घर के पास टावर बैठा देती है। अब टावर बैठा देती है और ये टेलीकॉम कंपनी जो है वो सरकार से 5G और 4G के रेडियो वेव्स के लाइसेंसेस ले लेती है बैंड के। अब इससे ये होता है कि आप उस बैंड में ऑपरेट करोगे। अब 5G का बैंड आता है अराउंड 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का ही आता है। तो उस बैंड में ऑपरेट करोगे आप, तो सरकार बोलेगी कि आप अच्छा एयरटेल हो, आप इस बैंड में ऑपरेट करोगे, आप जियो हो, आप इस बैंड में ऑपरेट करोगे। तो क्या होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस नहीं होता तो आपकी कॉल क्वालिटी अच्छी रहेगी, इंटरनेट सही रहेगा। तो होता क्या है कि यूज़र जो है वो 5G और ये टावर में ना रेडियो वेव्स निकलती हैं, और जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो 5G वाले बैंड में रहती हैं या 4G वाले बैंड में रहती हैं। उससे आपका यूज़र कनेक्ट हो जाता है। अब क्या है ना कि ये टावर्स, बहुत सारे टावर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग टावर हैं, हर सिटी में अलग टावर हैं। तो क्या है ना कि ये सारे टावर्स भी एक दूसरे से ऑप्टिक फाइबर केबल से कनेक्ट होते हैं, उसे बैक हॉल नेटवर्क बोलते हैं। और ये सारे टावर से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये बैक हॉल नेटवर्क भी आप 5G 4G वाले लाइसेंस अपना बैंड ले लो और उससे कर लो। अब वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप देखोगे कि टेलीकॉम कंपनीज 4G और 5G का जो बैंड खरीदती हैं वो कितने हज़ारों करोड़ का आता है। तो इसलिए वो एक कॉस्ट नहीं पड़ती है, कॉस्ट इकोनॉमिकली नहीं है कंपनीज के लिए, तो ये सब फाइबर से कनेक्ट होता है। तो अब ये टावर का जो भी सारा नेटवर्क होता है ना, लाइक सिटीज़ का, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जितने भी टावर्स हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इनका नेटवर्क जो होता है वो कनेक्ट होता है फिर एक कोर नेटवर्क से, जो कि ये कोर नेटवर्क जो है ना, अब यहाँ से आओ कि आप अपने वाईफाई रूटर से चला रहे हो, रूटर आपको बैक हॉल पे लेके जाता है, बैक हॉल आपको कोर नेटवर्क पे लेके जाता है। फिर ये कोर नेटवर्क जो होता है ना, जैसे जियो का कोर नेटवर्क होगा, कहीं एयरटेल का कोर नेटवर्क होगा, ये फिर क्या होगा, कनेक्ट होगा एक इंटरनेट गेटवे से जो आपको इंटर कंट्री के। अब ये कोर नेटवर्क जो होते हैं ना वो डेटा सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, और ये डेटा सेंटर्स से कनेक्ट होते हैं दुनिया के दूसरे, जैसे गूगल का डेटा सेंटर से कनेक्ट होंगे, या फिर
अमेज़न के डेटा के सेंटर से कनेक्ट होंगे। तो ये होते कैसे हैं, ये इंटरनेट गेटवे से होते हैं। अब आप सोचोगे कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं, गूगल का डेटा सेंटर यूएसए में है, तो वो कैसे? उसके लिए होती है सबमरीन केबल्स। मतलब ओशन बेड पे हमारे इतनी लंबी-लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल्स बैठा चुके हैं ये सारी कंपनीज़, जो इंडिया से यूएस तक ऑप्टिक फाइबर केबल बिछी हुई है। तभी आप देखो कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपका इंटरनेट बंद कर सकती है हमेशा। अगर सैटेलाइट्स होता तो वो नहीं कर पाती। आप इसी वजह से, क्योंकि वो उस लोकेशन की ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क बंद कर देती है। तो इसी वजह से आप देखो कि जो भी केबल कनेक्टिविटी है थ्रू इंटरनेट, ये सब सबमरीन केबल और फिर जाके ये ग्लोबल बैकबोन के नेटवर्क से कनेक्ट होती है, और वो फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर से कनेक्ट होगा। तो आप देखो, जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो इंडिया में, आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो गूगल में, वो जाके आपके यूएस के डेटा सेंटर में जाके स्टोर हो रहा है, और उससे कैसे एक्सेस कर रहे हो? थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल। तो इतने लंबी लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल बैठी हुई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो इंटरनेट है वो सिर्फ ऑप्टिक फाइबर केबल पे चलता है, रादर देन सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के। और ये सब रेडियो वेव्स हैं, 4G 5G रेडियो वेव्स हैं। इस बैकहॉल नेटवर्क के लिए आप माइक्रोवेव्स भी यूज़ कर सकते हो, बट वो इतने इकोनॉमिकल नहीं है, तो इसलिए ऑप्टिक फाइबर केबल ही यूज़ करते हैं। HFCL लास्ट ईयर से ही अपनी ऑप्टिक फाइबर्स और ऑप्टिक फाइबर केबल दोनों की ही कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ऑप्टिक फाइबर की तो कुछ कैपेसिटी लास्ट ईयर ही लाइव हुई थी। ये आप 28 देख रहे हो, ये पहले 14 था। 14 से 28 हुआ। ये FKM लिखा है, मतलब फाइबर किलोमीटर पर एनम। तो पहले 14 से 28 हुआ, और अब बोल रहा है कि ये 33.9 हो जाएगा बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर, मतलब दिसंबर ऑफ 2026 ये 33.9 हो जाएगा। देन केबल बनाने की, ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने की कैपेसिटी भी इस जून 2026 में 30 से 42 फाइबर किलोमीटर हो जाएगी। तो आप देखो कि आपका फाइबर्स में भी एक्सपेंशन हो रहा है और केबल में भी एक्सपेंशन हो रहा है। देन इन्होंने क्या है कि आंध्रा में 1000 एकड़ की लैंड खरीदी है टू टेस्ट ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स। फ्यूजेस तो ये बना ही रहे हैं, बट अब ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स भी बनाएंगे, और 155 mm के जो शेल्स होते हैं उसकी भी फ्यूज़ बनाने की जो है उस पर रिसर्च करेंगे। तो डिफेंस में भी एक केपेक्स कर रहे हैं बहुत सारा, और इसमें तो कैपेसिटी लाइव हो ही रही है। अब इम्पॉर्टेंट देखने के लिए है कि इनकी ऑर्डर बुक जो है ना, वो अराउंड 11,000 करोड़ की है। उसमें से जो ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है, ये तो ये कर देंगे एक ही साल में कंप्लीट। एक साल में ये प्रोडक्ट वाला जो है 4,500 समथिंग करोड़ का, ये अपना रेवेन्यू कर सकते हैं। बट जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले जो इनका ऑर्डर बुक है, और नेटवर्क सर्विसेज वाले जो जो प्रोजेक्ट में आता है, ये जो हैं ये होंगे 3-3 4-7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप अगर रफ कैलकुलेशन करो तो ये 4,500 करोड़ मान लो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक करेंगे, और इसमें हज़ार हज़ार करोड़ करेंगे, तो अराउंड 5-6 हज़ार करोड़ ये कर सकते हैं अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट। और मान लो कि ये 5,000 कर 5 साढ़े 5 हज़ार करते हैं, और अभी कितना करते हैं? सिर्फ 4,000। तो अराउंड 4,500 समथिंग। तो 20-25% का तो ग्रोथ मुझे ऑर्डर बुक से ही दिख रहा है। बाकी जब ये कैपेसिटी लाइव होंगी तो हम देखेंगे आगे के कैलकुलेशन में कि इनका रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है। HFCL के FY27 के रेवेन्यूज़ को प्रोडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। 9 मंथ में इन्होंने 3,125 करोड़ किया है। अब उसमें प्रोडक्ट का रेवेन्यू जो है वो 60% है, और प्रोजेक्ट का 40% है। तो आप देखो कि प्रोडक्ट का रेवेन्यू मैं अगर 60% ऑफ 3,125 लूँ तो वो 1,875 आता है, 40% आता है 1,250। अब मैनेजमेंट ने बोला है कि इस 60% का भी 80% जो है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से आता है। तो 8,175 का 80% कितना हुआ? 1,500। अब बाकी ये बता रहे हैं प्रोडक्ट में टेलीकॉम और डिफेंस का 20% आता है। 20% ऑफ 1875, तो वो 375 करोड़ आएगा। अभी मैंने इसलिए किया ताकि मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकाल सकूं। मुझे पता है कि इनकी कैपेसिटी जो है ना, वो अभी 30.5 मिलियन फाइबर किलोमीटर है। और मैनेजमेंट ने ये गाइड भी किया है कि अभी तक जो रियलाइजेशन हो रही है, इनकी रियलाइजेशन मतलब कितने रुपए पे ये अपनी ऑप्टिक फाइबर केबल बेच रहे हैं, वो है 1,055 रुपये पे अपनी पर फाइबर किलोमीटर की, पर किलोमीटर की ये प्राइस है। अब मैं क्या करूँगा, इस रियलाइजेशन को, इनके जो रेवेन्यू आया 1,500 करोड़,
1500 करोड़ डिवाइड बाय इनका रियलाइजेशन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये वॉल्यूम कितना करते हैं। तो मुझे मिला ये 4.739 मिलियन फाइबर किलोमीटर करते हैं, जो कि मैं अगर इनकी कैप एक्चुअल कैपेसिटी निकालूं पर क्वार्टर की जो होती है 7.625, इसे डिवाइड कर दिया 4 से, तो अराउंड 62% आती है। तो मुझे मान के चला गया कि ये 62-65% पे आगे नेक्स्ट ईयर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने ये गाइड किया कि अगले साल 10% और बढ़ जाएगा ये प्राइस, जो 1055 है, ये और बढ़ के 10% और बढ़ जाएगा तो 1150 रुपीज़ हो जाएगा। अब 1150 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनकी नई वाली कैपेसिटी से, जो कि लाइव होने वाली है जून में 2026 में, 30.5 से बढ़ के 42.3 हो जाएगी। तो 42.3 मल्टीप्लाई बाय 1150, तो मुझे मिल जाएगा कि 4864 करोड़ से मैक्स बना सकते हैं। अगर इसे 65 या 70% यूटिलाइजेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3405 हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि प्रोडक्ट से नेक्स्ट ईयर अराउंड 3405 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। देन प्रोजेक्ट्स में मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हम लोग 1000 करोड़ कर देंगे, एंड टेलीकॉम एंड डिफेंस से भी हम लोग 1000 करोड़ कर देंगे। ये मैनेजमेंट के कुछ इंटरनल फिगर्स उन्होंने इंडिकेट किया, इस तरफ एक्चुअल गाइडेंस नहीं दी। तो मैं इन सबको अगर ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक ये 5405 करोड़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, 30 से 42 हो रही है, और 5G के जो बैकहॉल के टेलविंड है वो भी मिल रही है नए स्ट्रक्चर 5। अभी तक क्या था कि टेलीकॉम वाला इंडस्ट्री थोड़ी ऐसी ठंडी पड़ी हुई थी, अब फाइनली जाके उसमें थोड़ा कुछ रिवाइवल आया है। देन जो है डेटा सेंटर वाली केबल जो बना रहे हैं, वो जो 3456 फाइबर वाली केबल है, 6912 वाली केबल है। देन ये जो है प्री कनेक्टराइज्ड सोल्यूशन भी बनाते हैं। अब क्या है कि डेटा सेंटर में इतनी सारी केबल्स हैं, तो अब वहाँ जाके आप पर्टिकुलर हर फाइबर केबल को अटैच करना है, तो आप क्या है कि वहाँ पे जाके वर्किंग्स नहीं कर सकते, तो आपको प्री कनेक्टराइज सोल्यूशन वाले ऐसे चाहिए होंगे जो जाके आप फिट कर दो वहाँ पे। आपको वहाँ पे जाके कुछ उस फाइबर केबल को अटैच नहीं करना किसी से, आपको पहले से ही अटैच्ड हो, बस जाके आपको फिट एंड फिनिश करना हो। तो वो सोल्यूशंस में भी ये बता रहे हैं कि 400-500 करोड़ आ जाएगा। और डिफेंस में भी बताया कि 500 करोड़ नेक्स्ट ईयर FY27 में आ जाएगा। तो मेरे को एक आइडिया मिल गया कि 5405 करोड़ ये नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने जो प्रिडिक्शन करी थी FY27 में कि ये कुछ 5405 करोड़ करेंगे, उससे हम लोग देखते हैं कि स्टॉक प्राइस का मूवमेंट आगे आगे चल के कैसे हो सकता है। 5405 करोड़ करेंगे और अराउंड 4400 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक करेंगे। अभी Q3 का रिजल्ट आया, Q4 का आएगा, तो उसको सम अप करके मैंने लगभग ये 4425 करोड़ का निकाला है, जो कि 9% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से, और FY27 में 22% की ग्रोथ है। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना देखने के लिए, कि इनकी जो पैट की ग्रोथ है वो आप देखो। अभी तो FY26 में 28% आएगी, लेकिन FY27 में 94% की ग्रोथ है। यही इंपॉर्टेंट है देखना कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट साइड में जाके ज़्यादा सेल होने लगी है और डेटा सेंटर्स में करेंगे, तो वो हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखो कि पहले इस साल क्लोज करेंगे अराउंड 15% के EBITDA मार्जिन पे, अगले साल वो 19% का हो जाएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी आ रही है, आपकी EBITDA मार्जिन ग्रोथ भी आ रही है, तो ये दोनों ग्रोथ जो है ना वो ट्रांसलेट हो रही है पैड ग्रोथ में, वो भी 94% की। अब आप देखो कि अभी तक ना इस कंपनी को, HFCL को, अगर जिस स्टेबल EPS रहता है इनका, देखो ये जो बार ग्राफ है उसमें ये सारे जो है इनका EPS ग्रो नहीं कर रहा था, जब ग्रो नहीं करेगा तो ये बार स्टेबल रहेंगे। तो उसमें देखो आप इन्हें 30-40 के बीच में PE मिल जाता है। तो अब मैं बेस केस में ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्हें, इस कंपनी को 40 का PE मिल जाएगा, 40 का, और मान लो कि बुल केस आ गया तो 60 का मिल जाएगा, और बियर केस में मान रहा हूँ 20 का मिल जाएगा। तो उससे नेक्स्ट ईयर FY27 में प्राइस क्या हो सकता है, इसका मैं EPS यहाँ पे 2.87 है, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो मुझे नेक्स्ट ईयर के प्राइस मिल जाएगा। अभी HFCL का स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है, अराउंड 73-74 रुपीज़ का चल रहा है। नेक्स्ट ईयर अगर बुल केस रहा तो 171 हो जाएगा। बेस हुआ तो बेस केस रहा, मान लो नॉर्मली मार्केट चल रहा है तो 114 रुपये भी जा सकता है, और मान लो बहुत ही खराब बेयर मार्केट आ गया तो 57 भी जा सकता है। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो नेक्स्ट ईयर 132% तक जा सकता है, बेस केस में 55% जा सकता है, और बियर केस में -23% जा सकता है। तो अब देखो कि आपको एक ब्रॉड रेंज मिल गई तीनों ही सिनेरियो में। बुल केस रहेगा तो
100% तक की ग्रोथ आ सकती है स्टॉक प्राइस में, और बियर केस रहा तो 20% गिर भी सकता है यहाँ से स्टॉक। अब देखो लास्ट ईयर से स्टॉक प्राइस गिर ही रहा है। वो गिर इसलिए रहा है क्योंकि इनके मार्जिन्स खराब हो गए थे, पर कंपनी ने लॉस पोस्ट करने लगी थी, देन ग्रोथ चली गई थी कंपनी से बिल्कुल भी। तो ये तीनों ही फैक्टर्स प्ले आउट करे और जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट प्राइस जो है वो आपको ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है लास्ट ईयर से। पर आप ये देखो इस लास्ट के 1-2 क्वार्टर में आप देखो कितना वॉल्यूम स्पाइक आया है इनके प्राइसेस पे, इन प्राइसेस पे कितना वॉल्यूम आया। इसका मतलब यही है कि एक तो कंपनी पूरी जो है स्ट्रक्चरली ग्रोथ की तरफ जा रही है, हायर मार्जिन्स की तरफ जा रही है, तो वही जो है इन्वेस्टर्स को सेंस कर लेते हैं वो चीज़, और मार्केट भी सेंस कर लेता है, और इसी वजह से आप हायर वॉल्यूम्स देख सकते हो। अभी थोड़े दिनों बाद जैसे ही मार्केट ठीक होगा तो यार स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए भी दिखेगा आपको। एंटीथीसिस एंड रिस्क थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओएफसी जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक कमोडिटी है, क्योंकि आप 300 फाइबर केबल वाला 300 फाइबर्स वाले केबल आप इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो डिफ़िकल्टी आती है डेटा सेंटर वाले केबल बनाने में। तो वो जो नेट मतलब टेलीकॉम में नेटवर्क टेलीकॉम वाली कंपनी इसको यूज़ करती हैं, वो उसकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो सिक्लिकल भी है। अगर ये मैनेजमेंट अभी एज्यूम कर रहा है कि आगे चल के 10% ज़्यादा प्राइस मिलेगा उसे, अगर वो नहीं मिले 10% कम हो जाए तो उनके EBITDA मार्जिन कम हो जाते हैं। देन क्या है कि मैनेजमेंट एज्यूम कर रहा है कि इसकी डिमांड और आएगी, और जो ये नई कैपेसिटी लगा रहे हैं वो उसे प्रॉपर्ली उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। बट हो सकता है कि ओएफसी की डिमांड ना आए, वो अपनी जो कैपेसिटी जो इन्होंने लगाई है वो एब्जॉर्ब ना कर पाएँ, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने एज्यूम करके चलिए नेक्स्ट ईयर 70% की, वो कम होकर 50-40% आ जाए, तो फिर वही रेवेन्यूज़ भी कम हो जाएंगे, मार्जिन भी कम हो जाएगा। देन जो फाइबर बनती है ना, ये फाइबर बनाते हैं, एक रॉ मटेरियल कहते हैं उसे प्रीफॉर्म। अगर वो प्रीफॉर्म पे डिपेंडेंसी इनकी जापान पे है, जापान इनका सप्लायर है अगर, और जो प्रीफॉर्म बनता है वो भी जर्मेनियम वगैरह से बनता है, जिसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, और लास्ट ईयर प्राइस बढ़ गया था, और सप्लाई भी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो हो सकता है कि अगर इन्हें प्रीफॉर्म ही ना मिले तो ये बना ही ना पाए अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो हो सकता है कि डिमांड तो रहे बट ये सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी सप्लाई चेन में इशू है। देन इनके जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, वो भारत नेट से आते हैं। भारत नेट ये है कि गाँव को जोड़ना है टेलीकॉम सर्विसेज से, इंटरनेट से। तो इनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट लेड है। अब अगेन गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स में वही प्रॉब्लम रहती है कि पेमेंट डिले होती है उनकी, देन एग्जीक्यूशन में ऑर्डर्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी पॉलिसी शिफ्ट हो जाता है कि नहीं अभी हमें नहीं करना, अभी ये स्लो करना है, बाद में जाके हम लोग देखेंगे। तो ये सारे गवर्नमेंट में तो प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। देन इनके जो डिफेंस का जो भी है, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, 1000 करोड़ की फैसिलिटी ले रहे हैं, हैंड ग्रेनेड बनाएंगे, तो वो सब में भी बहुत सारे अप्रूवल्स हैं, हर स्टेज पे अप्रूवल्स हैं। देन उसकी सेफ्टी चेक होना है, प्रोडक्ट लेवल पे उसका वेरिफिकेशन होना है, वैलिडेशन होना है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, हमें जैसे जैसे एस्टिमेट करते हैं कई बार लेट भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हम लोगों को बहुत देखते हुए चलना पड़ेगा कि इनका बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारा केपेक्स तो फ्रंट कर देंगे, अप फ्रंट कर देंगे, बाद में चल के इनके रेवेन्यूज़ ही नहीं बन रहे हैं उस केपेक्स से, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये सब देख के चलना पड़ता है। देन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव तो है ये बिज़नेस, क्योंकि आपको सारा प्रोडक्ट पहले बनाना है, फिर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे तब आप आपसे सप्लाई करोगे। तो वर्किंग कैपिटल इनकी टाई अप हो जाती है बहुत ज़्यादा, इन्वेंट्री में टाई अप हो जाती है, रिसीवेबल्स में टाई अप हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। ईपीसी वाले प्लेयर्स में ईपीसी का काम ऐसा ही होता है कि आप पहले पूरा अपना टावर का सारा कम्युनिकेशन का सारे प्रोडक्ट्स लगा दो, फिर उसे टेस्ट करा दो, तब आपकी पेमेंट हो रही है। तो अगेन बहुत हाई रिसीवेबल वाला बिजनेसेस है, तो उससे क्या होगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल जो है ना वो बहुत टाई अप रहती है इनके पूरे बिजनेस में, तो ये वर्किंग कैपिटल देख के चलना पड़ता है। अब क्या है कि ये कंपनी हर साल में पैसे रेज करे जा रही है, पैसे रेज करी जा रही है, और बोलती है कि हम ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, और ग्रोथ आ नहीं रही है, तो इन्वेस्टर्स भी परेशान है इस चीज़ से, और इसीलिए वजह से आप देखोगे कि लास्ट 1-2 साल से कंपनी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरे स्मॉल केसेस हैं, यू कैन गो चेक देम आउट। And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share, and subscribe. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And I'll see you guys in the next video.